नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ फारूक इनकलाबी पीडीपी से ये एज एमएलए कैंडिडेट हैं, तो इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपनी आवाम को? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और ठीक उसी तरीके के साथ गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं और हम भी उसी तरीके से पिछले लगभग 1 महीने से हम फील्ड में हैं, कंस्टिट्यूंसी के कोने कोने में जा रहे हैं। लोगों की जो हालत है हमारी इस कंस्टिट्यूंसी में, उसको देख करके हमें ये महसूस हो रहा है कि 40 सालों में हमारे सियासतदानों ने हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ भी नहीं किया। आप कंस्टिट्यूंसी की हालत देखेंगे, जो दूर दराज इलाके हैं, अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे सड़कें नहीं हैं, जहां पे 3-3 4-4 घंटे के पैदल रास्ते तय करके लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं। आप कंस्टिट्यूंसी में देखेंगे, स्कूलों की हालत देखेंगे तो मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं जहां पे बिल्डिंग्स नहीं हैं, बिल्डिंग लेस स्कूल हैं। आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को देखेंगे तो हमारी कंस्टिट्यूंसी में जितने भी हेल्थ सब सेंटर हैं उनकी बिल्डिंग नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है। आप माहौर का जो हमारा CHC है, यहाँ पे हॉस्पिटल है माहौर का, आप इस हॉस्पिटल की हालत देखेंगे, यहाँ पे MBBS डॉक्टर्स नहीं है। इस हॉस्पिटल में आपको छोटे मोटे टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, आपको मशीनरी नहीं मिलेगी। तो ये कंस्टिट्यूंसी की बहुत बुरी हालत जो है ये हमारे सियासतदानों की वजह से है। और मुझे लगता है कि जो खानदानी सियासतदान, यहाँ पे 2 सियासतदान रहे हैं, एक धर्माड़ी से हैं, एक बगल से हैं, उन लोगों ने हमारे लोगों को पिछले 40 सालों में सिर्फ जात पात के नाम पर तकसीम किया, गुजर कश्मीरी करके उन्होंने वोट हासिल किए। डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने कभी वोट नहीं लिए और न ही डेवलपमेंट उन्होंने इस कंस्टिट्यूंसी में करवाई है। जी सर, आप अगर एमएलए बनते हैं तो आप किन-किन मुद्दों पे काम करेंगे? कौन-कौन सी मेन आपकी क्या एजेंडा रहेगा काम करने का? देखिए, जो हमारा मंशूर है, मंशूर ही नहीं बल्कि हमारा वो मिशन है कि सबसे पहले हम अपनी कंस्टिट्यूंसी, जो गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाबगढ़ जो जगह है जिसके नाम पे ये कंस्टिट्यूंसी है, जिस गुलाबगढ़ का नाम पूरे हिंदुस्तान में है, तारीख में है, वहां जब हम कल गए कैंपेन के लिए, उस गुलाबगढ़ तक पहुंचने के लिए भी हमें 2 घंटे पैदल सफर तय करना पड़ा। तो मेरा जो मिशन है, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी मेरे 2 काम होंगे। एक तो मैं एजुकेशन सेक्टर पे काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर पंचायत में कंस्टिट्यूंसी के कम से कम एक मॉडल स्कूल तामीर कराऊंगा, ताकि हमारे गरीब लोगों के बच्चे जब उस स्कूल में तालीम हासिल करने जाएंगे तो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम किसी बहुत बड़े प्राइवेट तालीमी अदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि जब तक क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को नहीं देंगे, तब तक हमारे इलाके में तरक्की जो है वो नहीं हो सकती। दूसरी प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि हम कंस्टिट्यूंसी के कोने कोने में, जहाँ पे भी 400-500 से ज़्यादा की आबादी है, वहाँ पे हम रोड कनेक्टिविटी जो है उसको करवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और 5 साल में मेरी इस कंस्टिट्यूंसी में कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नाले हैं और बच्चे एक गांव से दूसरे गांव में तालीम हासिल करने के लिए जब स्कूल जाते हैं, अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वो नाला क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी कंस्टिट्यूंसी में कोई भी ऐसा नाला नहीं होगा जहाँ पे फुट ब्रिज नहीं होगा। इसके साथ साथ में मेरे 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। वो ये हैं कि हम फलनी से नरलू सड़क तामीर करवाएंगे, हम गुलाबगढ़ से नंदी मरग जो सड़क है वो तामीर करवाएंगे, हम सरसोद से कोसरनाग की सड़क तामीर करवाएंगे। सरसोद से कोसरनाग यात्री आते हैं, साल में सिर्फ 1000-1500 आते हैं। वजह यह है कि वहाँ सड़क नहीं है। जब वहाँ सड़क होगी तो लाखों की तादाद में हमारे जो यात्री वहाँ पे आएंगे और लोकल पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान जो है उसके लिए रोजगार के वसाइल पैदा होंगे। ये 3 जो बड़ी सड़कें हैं, इससे हमारा टूरिज्म प्रमोट होगा कंस्टिट्यूंसी में, और जब टूरिज्म प्रमोट होगा तो जाहिर सी बात है कि लोकल यूथ के लिए रोजगार के वसाइल पैदा होंगे। बेरोजगारों के लिए जो हम जंग लड़ेंगे, असेंबली में लड़ेंगे, वो ये लड़ेंगे कि 1 लाख से ज्यादा असामियां जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पिछले 10-15 सालों से खाली हैं, उनको पुर नहीं किया गया है। हम सरकार के साथ लड़ेंगे, जिसकी भी हुकूमत होगी, चाहे वो हमारी ही हुकूमत हो, हम लड़ेंगे कि फौरी तौर पर एडवर्टाइज करके तमाम पोस्टों को जो है उनको पुर किया जाए, ताकि मकामी लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कंस्टिट्यूंसी के हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे कम से कम एक छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो स्टैब्लिश कराएं, ताकि जो लोकल यूथ है, एक तो वो अपना इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएगा, उसका अपना रोजगार, उसके साथ साथ में जो स्किल्ड लेबर होगी वो भी लोकल होगी, उनका भी रोजगार वहां पे जो है वो पैदा हो सकता है। इसके अलावा मेरा जो मंशूर है वो ये है कि जो माहौर हेडक्वार्टर है, जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं,
महोर हेडक्वार्टर को उजाड़ा गया है सियासतदानों की तरफ से। यहाँ के जितने सरकारी दफ्तर हैं, जिसमें पीएचई का दफ्तर है, पीडीडी का है, फॉरेस्ट का है, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, सेरिकल्चर का, तमाम दफातर को यहाँ पे कुछ सियासतदानों ने यहाँ से शिफ्ट किया हुआ है। महोर के नाम से दफ्तर है लेकिन वो दूसरी जगह फंक्शनल है। तो लोगों को 70-70, 80-80, 90-90 किलोमीटर का सफर तय करके उन दफातर में जाना पड़ता है। तो अगर मुझे लोगों ने ताकत दी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 महीने के अंदर अंदर जो दफातर जो है वो महोर में फंक्शनल होंगे। महोर हेडक्वार्टर पे जो है हम यहाँ एक मिनी सेक्रेटरीट जो है वो तामीर करवाएंगे, जिसके एक ही छत के अंदर जो है तमाम दफातर फंक्शनल होंगे, लोगों को परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये महोर हेडक्वार्टर है और पिछले 40-50 सालों से जो सियासतदान यहाँ से जीत कर असेंबली में जाते रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, आज भी वो जब महोर में अपना सियासी जलसा करने आते हैं तो बड़ी मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए कि आज भी उनका जलसा जो है वो रोड पे होता है, सड़क पे होता है। वो महोर हेडक्वार्टर पे एक छोटी सी जगह नहीं बना पाए, एक छोटा सा ग्राउंड नहीं बना पाए जहाँ पे उनका भी जलसा हो और यहाँ जो बच्चे हैं वो वहाँ पे खेलें कूदें, उनके लिए एक अच्छी जगह हो। तो मुझे लगता है कि महोर पे हम इंशाअल्लाह रहमान, सिर्फ महोर नहीं बल्कि मेरा मिशन है कि कॉन्स्टिट्यूंसी की हर ग्राम पंचायत में हम एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम जो है वो तामीर करवाएंगे यूथ के लिए। सर जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं, जैसे कि हम पूरे दौरे पे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत लोग उन्हीं पुराने लीडर्स को फिर से सपोर्ट कर रहे हैं और जनता का जो क्या रुख आपको लगता है बदला है कि वो अब डेवलपमेंट को वोट करेंगे, यूथ को वोट करेंगे, या फिर अभी भी वही जनता, वही पुराने लोग उन्हीं को वोट कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे? या जो हमारे पुराने लोग हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है, उनको बदलना काफी मुश्किल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो बदलाव चाहता है। मैं जहां भी गया हूं ऑलमोस्ट 95% जो है एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने टच किया है और मैं जिस एरिया में भी गया हूं यूथ का मुझे काफी सपोर्ट मिला है। यूथ बदलाव चाहता है और जरूर बदलाव आएगा। अभी तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसी बार बदलाव आएगा। अगर नहीं आएगा तो आने वाले 5 सालों में आपको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। अब लोग जो है इन पुराने सियासतदानों से जो है वो थक चुके हैं, बार बार। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जब जहां पर भी हम जाते हैं उसका जैसे हमें जो प्यार मिल रहा है लोगों का। कई ऐसे इलाके जो हमारे लिए बिल्कुल नए इलाके थे, लेकिन उसके बावजूद वहां पे सैकड़ों की तादाद में नौजवान बाहर निकलते हैं हमारे साथ, वो कहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी का जो यूथ है पढ़ा लिखा, वो बदलाव चाहता है और जरूर बदलाव आएगा। सर अपने बारे में बता दें आप। मैं कैंडिडेट हूं जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। मेरा नाम फारूक इनकलाबी है और बेसिकली हम शेरगढ़ी पंचायत जो चसाना ब्लॉक में आता है वहां से हूं मैं। और मैं कोशिश करता हूं, मैं आम आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं ठीक उसी तरीके से हूं मैं, लोगों में उसी तरीके से जाता भी हूं। और यही एक वजह है कि लोग मुझे बहुत ज्यादा जो है प्यार देते हैं, पसंद करते हैं। वोट अलग बात है, वोट में तब्दील होगा ये प्यार या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, खास करके यूथ का, उससे महसूस होता है कि लोग जो है बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। चसाना ब्लॉक के साथ भी जहाँ तक हमें जानकारी मिली कि बहुत नाइंसाफी हुई है, बहुत बड़ी तहसील है, 26 पंचायतें हैं उसमें, पर अभी भी वहाँ पे बहुत आज भी हाँ डेवलपमेंट बहुत कम है। मैं आपको बताऊंगा चसाना ब्लॉक के आज भी मैक्सिमम गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग पैदल सफर जो तय करते हैं। आप चसाना के सामने पार देखेंगे, चित्थल है, डबोतल है, काला बन है, वहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आप चाना की तरफ जाएंगे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आप शिकारी की तरफ जाएंगे एक सिंगल छोटी सी सड़क है, उसकी इतनी खस्ता हालत है, मोटरेबल नहीं है। आप जब पीछे जाएंगे, हम शेरगढ़ी की बात जब हम करेंगे, मैक्सिमम एरिया ऐसा है जिसमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अभी चसाना ब्लॉक के ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे बिजली नहीं है इस दौर में, जबकि जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट किया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड है। लेकिन जमीनी सतह पे हकीकत ये है कि चसाना ब्लॉक के मैक्सिमम गांव अभी ऐसे हैं जहां लोग अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार हमें खंबे मिलेंगे, इस बार हमें तार मिलेगी, बिजली मिलेगी। जो जेजेएम स्कीम है वो चसाना ब्लॉक में 150% फ्लॉप हो चुकी है। आपको कहीं पे वाटर स्टोरेज टैंक नहीं दिखाई देगा, आपको कहीं पे नई पाइपलाइन दिखाई नहीं देगी। और डेवलपमेंट तो दूर की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमें नजरअंदाज किया। अभी चसाना के लिए 2012 में मुंसिफ कोर्ट रेकमेंड हुआ था, आज वो भी चसाना में नहीं खुला, वो भी दूसरी जगह खुला। क्या आज भी वही पुराने लीडर्स अपना दबदबा बना के एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी जगहों पे काम ले जाते हैं और ढंग से जो सेंटर की स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट्स नहीं हो पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो चसाना ब्लॉक ही नहीं बल्कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं समझता हूँ कि पूरी रियासत में, ये जो हमारे पुराने पॉलिटिशियन हैं उनका एक नेक्सस है। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऑफिसर्स भी बैठे होते हैं
जिनकी मिली भगत से जो आम आदमी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो नहीं पहुंचती हैं। मैंने जो कंस्टिट्यूंसी का दौरा किया है, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, 95% लोग जो हमारे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बारे में जानकारी भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। ये पॉलिटिशियन उनको अवेयरनेस देना ही नहीं चाहते, उनको बेनिफिट देना ही नहीं चाहते। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी क्या करते हैं कि उनके पास अलग अलग किस्म के फंड्स आते हैं कि आप लोगों में अवेयरनेस लाएं अलग अलग स्कीमों के तहत, लेकिन जमीनी सतह पे ये लोग भी नहीं जाते हैं। ये भी अपने ऑफिस में बैठ के वहीं पे टीएडीए बना के अपना निकाल देते हैं, लेकिन लोगों तक सरकारी स्कीमें जो हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं अभी भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखा, शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे युवा लोग भी मैदान में उतर रहे हैं और एज ए एमएलए कंटेस्टेंट कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जनता से अपील करते हैं कि हमारे युवा को सपोर्ट करें और बढ़ चढ़ कर मैदान में आप भी उतरे एज ए वोटर और डेवलपमेंट को वोट करें। शुक्रिया।